Hello students, welcome to my new video and today I am going to start a new topic of lesson 4 physics class 10th and lesson number 4 is magnetic effect of electric current. इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि जब कोई भी कंडक्टर उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो तो जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई भी कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह जो होता है एक फोर्स अप्लाई करता है। कंडक्टर का मतलब आप जनरली वायर कह सकते हो। किसी भी वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह एक फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, यही सारी चीजें हमको जाननी है। वैसे आपको भी पता है कि जो वायर है वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो जब वो खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो उसके भी चारों तरफ इर्द गिर्द जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर होता है कितना फोर्स अप्लाई करता है वो चीज हमको यहाँ पे जानना है। ठीक है, देखिए, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, मतलब कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यह जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है एक फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन कब? जब वह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल न रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो, अगर ऐसा है तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इसके पैरेलल, मतलब इसी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा? इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके का होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब जो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो फोर्स कितने के बराबर होगा? देखिए, एंड इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ILB। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? F इज इक्वल टू ILB के बराबर। अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि F की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है। I क्या है? तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो तार है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो है I। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, आपने जो वायर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी लंबाई कितनी है। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जिसके परपेंडिकुलर आपने इस वायर को खड़ा किया हो, रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इन तीनों की वैल्यू आपको पता हो तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वायर होता है, कितने का फोर्स अप्लाई कर रहा है ये आप निकाल सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वह एक फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स कितने के बराबर होता है? ILB के बराबर होता है। ठीक है, इसमें ना बेटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे जब आप चैप्टर के और डीप में जाएंगे तो इस पे न्यूमेरिकल आने लगते हैं। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तब ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। अभी तो इसका यूज कहीं समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे उस समय इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। चार्ज आपको पता ही होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो जब कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है और वह फोर्स कितने के बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है ये, व्हेन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, मूव करता है, तो वह एक फोर्स लगाता है। एक्सेप्ट व्हेन इट इज मूविंग इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट। सेम चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो चार्ज मूव कर रहा है वो इसके पैरेलल मूव नहीं होना चाहिए।
चार्ज जो है इसके परपेंडिकुलर मूव होना चाहिए, उसका जो मोशन हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इसके पैरेलल ना हो, मतलब जो चार्ज का मोशन हो वो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तब वह जो चार्ज है वह एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक फोर्स लगाएगा। वह फोर्स कितने के बराबर होगा? F इज इक्वल टू क्यू भी बी, वेयर F तो फोर्स है तो वो फोर्स कितने का लगाएगा? Q वैल्यू ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका अमाउंट कितना है? B जिस वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे वो चार्ज जो है मोशन कर रहा है। तो अगर इन तीनों चीजों की वैल्यू हमको पता हो तो फिर हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फोर्स कब के लिए होगा? व्हेन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है, उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब भी पेपर देने जाइएगा जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्या है? आपने दो तरह के फोर्स पढ़े, एक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पर फोर्स तो दोनों एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स दोनों लगाएंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होगा? इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, उन्होंने एक रूल दिया। और वो रूल किस लिए था, वो नियम किस लिए था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग जो थे उन्होंने एक रूल दिया था। उसी रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या है? When we stretch the thumb, the first finger and central finger of our left hand so that they are mutually perpendicular to each other. कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के तीन फिंगर्स, दिस इज कॉल्ड थंब, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर, आप इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करें, फैलाएं। स्ट्रेच का मतलब बेटा यहाँ पे फैलाना हो गया। आप अपने लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर को थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, इनको इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों के बीच 90 का एंगल बने। देखिए अब उंगली थोड़ी सी टेढ़ी, तो यहाँ मतलब बिल्कुल इस तरह से ये 90 का बना। देखिए इस तरह से अगर हम लाइन खींचे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तीनों के बीच जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। मतलब आपको उंगलियों को इस तरह नहीं फैला के रखना है, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ताकि उनके बीच का जो एंगल बने ना वो 90 डिग्री का बने। तो क्या होगा, जब आप अपने लेफ्ट हैंड के तीन फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेच करेंगे 90 डिग्री पर, तो क्या होगा? देखिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the central finger points in the direction of current, then the thumb points in the direction of motion of the conductor. मतलब ये ना बेटा कि अगर हम लोग तीन उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो इस तरह से स्ट्रेच कर दे तो क्या होगा? जो फर्स्ट फिंगर होगा ये जो होगा रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। B is called मैग्नेटिक फील्ड। ये किस तरह किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मान लो सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस तरह। तो हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट फिंगर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करा के रखा हुआ, ठीक है। तो जो मिडिल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, यानी इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड हो जाएगा और जो कंडक्टर का मोशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये आप कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि अगर हम तीन फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर जिस डायरेक्शन में हो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। और जो थंब है आपका,
थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है हमारा वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो वहां पे पहले आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपको इस फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है इस तरीके से, तो हमने इसको इधर रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह रखोगे तो क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो थंब का होगा डायरेक्शन ये लगभग बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, तो वो लगभग यहां से जाएगा। तो यह जो होगा किसको शो करेगा? थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये जो थंब होगा ना, जो कंडक्टर है उसके मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या कहा जाए, फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, फोर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो हम लोग इसको इस तरफ दिखा, उंगली को इस तरह रख लेंगे, ऐसे मान लो ऐसे ऐसे रखेंगे, तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, जो मोशन ऑफ कंडक्टर होगा अपवर्ड जाएगा, और यह जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इसी को हम लोग ऐसे घुमा दें इस तरीके से, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, यह जो डायरेक्शन है वो करंट का हो गया, और इस डायरेक्शन में जो है मोशन ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या जो मूविंग कंडक्टर कोई हो उस पर फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और यह जो रूल है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी एग्जाम देने इसको जरूर पढ़ के जाइए। क्लियर है सब कुछ? 3 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तीनों आपको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए अब। द टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? When by any reason magnetic field change, then a current flow with time, then this phenomenon is called EMI। EMI का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई मैग्नेट है, और मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इस तरह हमने बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। ऐसे हमने बना दिया। ये जो लाइंस है ना, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मैग्नेट के। अब किसी भी रीजन से अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट, और इस फेनोमेनन को, इस घटना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट क्रिएट होता है, उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे? मैग्नेट यहाँ है, उसको यहाँ ला दीजिए, उसका जगह चेंज कर दीजिए, इसको मोशन में कर दीजिए, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, ऐसे जा रही है, अब मैग्नेट यहाँ ला दीजिए तो फिर ये लाइनें इधर से निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, फिर उसको आप यहाँ ला दीजिए। मतलब मैग्नेट को अगर आप मोशन में कर दे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होने से जो करंट क्रिएट होता है, जो करंट बनता है, उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस घटना को, इस फेनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बहुत बड़ा रिसर्च किया था वैज्ञानिक फैराडे ने। और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या बताया था वो देखिए। उन्होंने क्या किया, एक क्या कहा जाए उसको, कॉइल लिया। कॉइल का मतलब ये सिलिंड्रिकल कोई लकड़ी का टुकड़ा है या प्लास्टिक है, और उस पर हमने कॉपर वायर को लपेट दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर वायर लपेटने के बाद यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, बस ये शो करता है।
वो ये नहीं शो करेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा कितना नहीं कर रहा, वो बस ये शो करता है कि आपका जो सर्किट आपने जो बनाया है उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है। कॉइल के पास उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से मैग्नेट लाया, ठीक है। ये मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। उन्होंने क्या देखा कि जब कॉइल और इस मैग्नेट में कोई मोशन नहीं है, दोनों रेस्ट के पोजीशन में है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ये जो सुई है ना बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है इस तरीके से, तो सीधी है मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मतलब इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, ये सुई जो है, इंडिकेटर जो है इस तरह से, मतलब अगर ऐसे है तो ऐसे से घूमने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इस कॉइल में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या किया, कैसे किया वो देखना है। व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। मैग्नेट अगर बिल्कुल रेस्ट में है, कॉइल अगर रेस्ट में है, दोनों बिल्कुल रेस्ट में है, तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और इसमें कोई करंट का फ्लो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बताया उन्होंने, इफ द मोशन ऑफ मैग्नेट इज स्टॉप गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। पहले अगर हम इसको मोशन नहीं करें, मतलब जो मैग्नेट है उसको हम लोग इस तरीके से इसके पास लाएं या इससे दूर ले जाएं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये मैग्नेट मोशन कर रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इस मैग्नेट को स्टॉप कर दें, मोशन ना करवाएं, तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो भी स्टॉप हो जा रहा है। मतलब जैसे ही मैग्नेट रेस्ट में आ जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर? थर्ड बात क्या था, if the magnet is moved away from the coil galvanometer show deflection toward left। अगर जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, उसको हम दूर ले जाएं, ये हमारा जो है कॉइल है, इससे हम लोग थोड़ा सा दूर ले जाएं, ठीक है। इफ द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, ये मैग्नेट है, इसको अगर हम लोग कॉइल से दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन टू वार्ड्स लेफ्ट। जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन किधर हो जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। सो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है इस तरीके से, ठीक है। और जब हम लोग उसको दूर ले जाएंगे तो वो इधर से घूम जाएगा, लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्राउट टुवर्ड द कॉइल। नॉर्थ पोल को अगर हम कॉइल के पास ला रहे हैं, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उसको कॉइल के पास ला रहे हैं, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द राइट। जैसे ही हम लोग नॉर्थ पोल को इसके पास लाएंगे, गैल्वेनोमीटर राइट में घूम जाता है, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट की तरफ हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या था, इफ द मैग्नेट मूव्ड फास्टर वेलोसिटी। और एक बात और है कि अगर हम लोग नॉर्थ पोल को इसके करीब लाते हैं तो ये राइट साइड में मूव करता है, अगर नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जाते हैं तो फिर ये लेफ्ट में मूव करता है। आई बात समझ में? अगर हम लोग इसके नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक ले आते हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल इसको हम लोग ऐसे ला रहे हैं इसके पास, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट में हो जा रहा है। अगर हम नॉर्थ पोल को उससे दूर ले जाए, घुमाकर इस तरह ले जाए, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इफ द मैग्नेट मूव फास्टर वेलोसिटी द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस इन गैल्वेनोमीटर। अगर हम जो मैग्नेट है उसको काफी फास्ट मोशन करवाएं, बार बार इस तरह से, बार बार ऐसे ऐसे फास्ट मोशन करवाएंगे, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में वो इंक्रीज हो जाएगा, वो भी काफी फास्ट फास्ट डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। मतलब ये कि जो मैग्नेट है या जो कॉइल है, दोनों के बीच जब मोशन होगा तभी इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा। और जब दोनों रेस्ट के पोजीशन में रहेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब देयर इज नो करंट फ्लो, वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो होने के लिए ये जरूरी है कि या तो ये कॉइल मोशन कर रहा हो या तो ये आपका जो मैग्नेट है वो मोशन कर रहा हो। दोनों मोशन में हो तब भी करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर दोनों रेस्ट में है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई एक मोशन में है, या तो मैग्नेट या तो ये कॉइल, तभी भी डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब तभी भी करंट का फ्लो होगा। आगे बात समझ में? तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, क्लियर हो गया। फेराडेज का एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी क्लियर हो गया। दोनों टॉपिक्स क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लास्ट में जैसा हमेशा कहती हूँ, चैनल को जितना ज्यादा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे।